वहीं 2026 से लेकर 2030 के बीच रूसी सेना में बड़े बदलाव होंगे। ये बड़ी जानकारी है। रूसी सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए जा सकते हैं। रूसी सेना को एडवांस हथियारों से लैस किया जाएगा, यानी कि लंबी तैयारी यहां पर की जा रही है। मारक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, एडवांस हथियारों से लैस किया जाएगा सेना को। तो ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी मची हुई है और अपनी सेनाओं को ज्यादा से ज्यादा मजबूती प्रदान करने की कोशिश रूस भी करता नजर आ रहा है। 2030 तक पुतिन की सेना सर्वशक्तिमान बनाने की तैयारी। रूसी सेना में बड़े पैमाने पर इसके लिए भर्तियां होंगी। सेना में नई रेजिमेंट बनाई जा रही है। मिसाइल ड्रोन उत्पादन में इजाफा किया जा रहा है। सरमत ICBM पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसके अलावा पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा बजट में भारी इजाफा किया जा रहा है। चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया से गठजोड़ करके भी एक तरह की मजबूती प्रदान करने की जा रही है कोशिश। और इसके अलावा रूसी सेना को घातक बनाने का प्लान भी तैयार है, क्योंकि रूसी नेवी और मिसाइल ब्रिगेड को भी अपग्रेड करने का काम चल रहा है। इससे जुड़ी जानकारी भी एक एक कर आपको बताते हैं। प्लान क्या है? स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स की मारक क्षमता बढ़ाने का प्लान है। नेवल रणनीति में बदलाव किया जाएगा। नए समुद्री ठिकानों की तलाश भी हो रही है और एरोस्पेस में अमेरिका को सीधी टक्कर देने की रणनीति तैयार हो रही है। सेना से जुड़े 50 फैक्टर्स को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा दुनिया के पावर इंडेक्स में रूस गिरना नहीं चाहता है, तो उस पर भी काम होगा। 2030 तक रूसी सेना को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य भी रूस ने सोच लिया है। और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी भी मौजूद हैं। तिवारी जी, जब इस तरह से लड़ाई ही करनी थी, जंग को आगे ही ले जाना था, तो अलास्का से लेकर वॉशिंगटन DC तक मीटिंग्स का, शांति बहाल करने की कोशिशों का वो दावा, वो ड्रामा किया ही क्यों गया? देखिए, ड्रामा कोशिश की, जहाँ तक हमारे को पैनलिस्ट भी बोल रहे थे, हो सकता है नोबेल प्राइज़ के लिए किया था, लेकिन सिचुएशन ऐसी पहुँच चुकी है। यूरोप या नाटो या अमेरिका का उद्देश्य कुछ अलग था, लेकिन 30 साल के बाद क्या हुआ वो बिल्कुल ही बदल गया है। रशिया बहुत पावरफुल हो गई। देखो, रशिया के मिलिट्री पावर हमेशा थी, इकोनॉमिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बट मिलिट्री पावर, मिलिट्री नंबर 1 अमेरिका को टक्कर देने के लिए हमेशा सक्षम था। 1990 के बाद रशिया का बिगड़ाट हुआ था, तो सारे रिसोर्सेज जिसके पास थे, खाली लाइबिलिटी अलग हुई थी। अब यूरोप को देखिए, यूरोप ने यूक्रेन को यूटिलाइज किया, उसको बर्बाद किया। अब कोशिश कर रहा कि लिथुआनिया, एस्टोनिया, एस्टोनिया का जो भी रशिया के पार्ट्स है वहाँ ले जाए, उनको बर्बाद करें। तो यूरोप ये उनको समझ में आना चाहिए, जो देश रशिया से अलग हुए हैं, कि हमारा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपना फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। जहाँ तक वॉर का सवाल है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, आप जैसा कह रहे हो, ये मिलिट्री एक्टिविटी के साथ मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी अटैच करना चाहूँगा। रशिया के जो इक्विपमेंट्स थे 1990-95 के बाद से मार्केट में बिकने बंद हो चुके थे, कम बिक रहे थे। अभी जिस तरीके से रशिया जी, इस वॉर ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है कि वो आर्मामेंट्स की, इक्विपमेंट्स की, एयरक्राफ्ट्स की डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ गई है, और रशिया के इक्विपमेंट्स यूरोप के और अमेरिका की अपेक्षा सस्ते होते ही हैं। यह रशिया की मिलिट्री पावर ही मजबूत नहीं होगी, बट उसकी इकोनॉमिक स्थिति भी सुधरेगी। अब जिस तरीके से रशिया ने 4-5 देशों से अपने समझौते किए हैं, तो ये जो इनोवेशंस हैं और जो नई एक्टिविटी हुई है, सबका टेक्नोलॉजी शेयर करके और अच्छे इक्विपमेंट्स बनाने की कोशिश करेगा। तो समय दूर नहीं है कि रशिया उसके बराबर पहुंच जाएगा। मिलिट्री पावर तो अमेरिका के बराबर अभी भी है। इसकी इक्विपमेंट्स इतने थे 1990 के बाद से कि अमेरिका कोई सक्षम नहीं था इसके सामने। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वॉरहेड रशिया के पास हमेशा आगे थे। अब यूरोप बार बार डर दिखाने की कोशिश कर रहा, जबरन दिखाने की कोशिश कर रहा। मुझे उम्मीद नहीं है कि रशिया आगे बढ़ेगा। रशिया को जो यूक्रेन में चाहिए था वो मिल गया है, और निपर रिवर जो है एक नेचुरल बैरियर है नॉर्थ टू साउथ, इसके ईस्ट वाले एरिया रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। उसके आगे बफर जोन बनाने की कोशिश करेगा, और बाकी यूक्रेन को डराने के लिए जब भी यूक्रेन ड्रोन अटैक करता है, एयरक्राफ्ट बॉम्ब करता है, उसके मैनीफोल्ड टाइम्स में रशिया रिटेलिएट करता है। अगर वॉर रोकना है, वॉर रोकने का सिर्फ जिम्मेदारी जेलेंस्की की होगी। जेलेंस्की ने 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स कम कर दिए, रशिया भी रुक जाएगा। फिर यह वॉर रशिया के पक्ष में भी नहीं है, रशिया भी नहीं चाहता। लेकिन ये जब तक ये ताली बजाने वाले यूरोप जो खड़े हुए हैं, तब तक ये कॉमेडियन परफॉर्म करता रहेगा।
और जब कॉमेडियन थक जाता है यूरोप वाले फिर ताली बजाना शुरू करते हैं। तो ये वॉर की रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ जेलेंस्की की है। उनको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि पिछले 3 साल से इन्होंने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया सिर्फ एक जिद के लिए कि हमें नाटो में शामिल कर लो। नाटो में अगर शामिल करना होता तो पहले कर लेते। एक जिद की वजह से पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई है। जो एरिया रशिया के पास है उसकी आधी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, बाकी लोग छोड़ के जा चुके हैं। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, और इकोनॉमिकली भी इसका प्रभाव पड़ता है। जो भी देश इसमें शामिल बताए जा रहे हैं उन पर